हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने निगेशन तक कंप्लीट कर रखा हुआ है, यानी कि 1.3 अगर मैं बात करूं तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने कंप्लीट किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। पहले एक छोटा सा रिकॉल कर रहे हैं एंड फिर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जो है 1.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था। इवन वी हैव डन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि निगेशन बेस्ड था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये दोनों निगेशन पे बेस्ड है, जो कि हमने कंप्लीट कर रखे हुए। आज जो है भाई हमको आगे कंटिन्यू करना है। 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट चैप्टर लॉजिक का क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है बच्चों। एंड ऑल्सो 1.4 हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। यानी कि हमको दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है बच्चों। सबसे पहले कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। 3 मार्क के लिए याद रखेंगे। इवन सीईटी में इसके सवाल बनते हैं। कॉन्वर्स लिखने बोल देगा, केवल सिंगल लाइन बोल देगा, कभी कॉन्वर्स क्या है एंड ऑप्शन दे देंगे 4, इनवर्स पूछ लेगा या कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो हमको खाली 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें याद होते ही खत्म। 5 मिनट का है, बस 5 मिनट में उड़ा देंगे। सब बच्चे यहाँ पे फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, समय एकदम वेस्ट नहीं करेंगे अपन अपना। भाई कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। खास बात यह है बच्चों कि ये केवल इम्प्लीकेशन पे ही एप्लीकेबल है। इम्प्लीकेशन यानी बोले तो जैसे कि मैं पी से क्यू के घर जा रहा हूं, यानी कि पी से क्यू, यानी कि इफ एंड देन, इफ पी होगा देन क्यू होगा। यही होता है पी से क्यू के घर जाने में, यानी कि इंप्लीकेशन में। और इसी पे केवल केवल एक ही केस है जहां पे कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव हम लिख सकते हैं। नाउ समझते हैं कि भैया कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है। जैसे मैं पहले बोल रहा हूं, मैं देखो क्वेश्चन जो होता है हमारे सामने कैसे होता है, इफ पी देन क्यू। एक चीज याद रखना, जहां भी इफ यूज हुआ है वही पी है। भले इफ बाद में लिख दिया हो लेकिन वही पी होगा मेरा, और जो दूसरा है केस वो क्यू हो जाएगा। अब अगर मेरे को सबसे पहला केस बोल दिया कॉन्वर्स लिखना है बच्चों, यानी कि वी हैव टू राइट कॉन्वर्स। तो भाई कॉन्वर्स क्या होता है पहले समझते हैं। तो नथिंग बच्चों, खाली आपको क्या करना है ना, क्यू से पी के घर चल देना है बस। यानी कि इफ क्यू होगा देन पी होगा, दैट्स इट, कहानी खत्म। अगर क्यू हो रहा है देन पी हो जाएगा। मतलब बस उल्टा कर देना है, क्यू को पहले इफ के पास और पी को देन के पास। मान लीजिए बच्चों हमको बोल दिया इनवर्स लिखना है, तो भैया इनवर्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। बच्चों इनवर्स का मतलब होता है, ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो था हमारा, बस इसी को नॉट लगा दो दोनों तरफ, यानी कि नॉट पी से नॉट क्यू, दैट्स इट। एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दैट इज कॉन्ट्रा, यानी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूरा नाम लिखते हैं, नहीं तो लोचा हो जाएगा, आप कॉन्ट्रा समझोगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलता है जो कॉन्वर्स है ना बस उसमें नॉट लगा दो। भैया इसमें नॉट लगा दिया, निगेशन ऑफ क्यू से निगेशन ऑफ पी, दैट्स इट, कहानी खत्म। बस हमको कोई भी स्टेटमेंट इंग्लिश में दिया होगा, हमको पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है एंड देन उसको इंग्लिश में भी लिख के दिखाना है। बस नॉट लगा देना है, जहां जहां जैसे केसेस बोले वैसे कर देना है। सबसे पहले याद रखना है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स बोले तो अच्छा क्वेश्चन होगा पी से क्यू, कॉन्वर्स बोले तो क्यू से पी के घर चलो। इनवर्स बोले तो माइनस पी से माइनस क्यू के घर चलो। एंड कॉन्ट्रा बोल दिया तो माइनस क्यू से माइनस पी। बस 3 बातें याद रखो, दैट्स इट। सीटी में क्वेश्चन बनेगा, बोर्ड में क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं 3 मार्क के लिए। भाई यहां से एक एक पॉइंट याद रखना है। कॉन्वर्स बोला तो क्यू से पी, इनवर्स बोला तो निगेशन पी से निगेशन क्यू, कॉन्ट्रा बोला तो निगेशन क्यू से निगेशन ऑफ पी। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में, किस टाइप के सवाल आते हैं। हमारी एक्सरसाइज में जो सवाल दिए उनको देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों इस स्टेटमेंट का हमको कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा तीनों लिखना है। पहले बहुत अच्छे से समझो स्टार्ट कैसे करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है इफ दिस देन दिस। मैंने आपको क्या बताया, जहां भी इफ है उसके साथ होगा मेरा पी। तो मैंने बोल दिया लेट पी इज एक्स लेस देन वाई एंड q इज x स्क्वेयर लेस देन y स्क्वेयर। तो भैया मेरा क्वेश्चन है इफ p से q, ये मेरा क्वेश्चन है इफ p देन q, यानी कि इंप्लीकेशन लग रखा है दोनों के बीच में। ना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉन्वर्स।
अगर मैं कॉन्वर्स को समझने जाऊं तो कॉन्वर्स क्या बोलता है कि सर क्यू से पी के घर चलो, यानी कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, क्यू के साथ इफ लगा दो, पी के साथ देन लगा दो, दैट्स इट, कहानी खत्म। सो भैया कहां है क्यू, ये रहा क्यू। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वर्स इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज लेस देन वाई। अब आप बोलो सर ये क्या है, इसका मीनिंग बदल गया, क्या करना है, हम वी जस्ट हैव टू राइट कॉन्वर्स, हमको कॉन्वर्स पे फोकस करना है, बाकी चीजों पे नहीं। सो भैया इफ क्यू देन पी, मान लीजिए बच्चों इनवर्स बोल दिया, तो इनवर्स क्या होगा बच्चा लोग, यहां देखेंगे समझेंगे। इनवर्स जिस दिन पूछा तो मैंने क्या बोला, नॉट पी से नॉट क्यू। तो बच्चा लोग नॉट पी से का मतलब इसको नहीं करना है, नहीं करने का मतलब देखो दो तरीकों से होता है, या तो आप इसको ऐसे लिख दें, इफ ये नहीं, इफ ये नहीं, ये नहीं का मतलब है या तो ये कर दें, और या तो ऐसा ना करके बच्चों अपन ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपने दोनों में से कोई भी केस कर दिया। मैंने उल्टा कर दिया और इक्वल लगा दिया, क्योंकि ये बोल रहा है एक्स इज लेस देन वाई, ना आई एम सेइंग कि बराबर है, लेस और बराबर उल्टा हो गया, या ग्रेटर है तो मैंने ग्रेटर एंड इक्वल यूज कर लिया, वाई देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट्स इट। या आप चाहो तो नॉट लेस लगा के कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। सिमिलरली थर्ड बच्चों, इफ यू हैव टू राइट कॉन्ट्रा, अगर बच्चा लोग हमको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, अब समझेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में मैंने क्या बताया, हम कॉन्वर्स को नॉट लगाएंगे, ये देखो कहां भी कॉन्वर्स, इसको नॉट लगा दिया, तो इसको नॉट लगाने का मतलब है इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, दैट्स इट, खत्म हो गया बच्चों। वन ऑफ द चिंदी एंड 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चिंदी है, आई थिंक याद भी हो गया होगा आपको मेरे साथ साथ। कॉन्वर्स क्यू से पी, इनवर्स माइनस पी से माइनस क्यू, कॉन्ट्रा माइनस क्यू से माइनस पी, दैट्स इट। ये 3 बातें याद रखेंगे बच्चों और 2 मिनट में सवाल लिख देंगे। सो मैं तो आपको स्लाइड के थ्रू ही आंसर दिखा देता हूं बच्चों, आपको इससे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। चलिए सो अपन आंसर देखते हैं बच्चों सब लोग। पहली बात तो मान लीजिए ये मेरा P है, ये Q है, देन इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको दिख गया P से Q, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है एकदम परफेक्टली। सो नेक्स्ट टर्न्स आउट टू बी, कॉन्वर्स क्या होगा इसका, कॉन्वर्स क्या होगा, Q से P जाना है, P से Q का कॉन्वर्स क्या होगा, Q से P जाना है, देन वो पूरा का पूरा मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, जो कि आप कॉपी कर लेंगे, पर कॉपी करने से पहले आप खुद सॉल्व करें, देन यहाँ पे देखें। सिमिलरली इनवर्स टर्न्स आउट टू बी, बच्चा लोग दोनों तरीके से लिख के रखा है मैंने, एंड देन योर कॉन्ट्रा पॉजिटिव, एंड दिस इज योर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे होगा और क्या होगा, यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। सो बच्चों बुक में टोटल 4 क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में हमारी चारों क्वेश्चंस मैंने आंसर के थ्रू दे रखे हैं, हम चारों क्वेश्चंस देख लेते हैं, चारों को समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन आप रीराइट कर लेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉन्वर्स इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। नाउ योर स्टेटमेंट इज, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इफ बाद में यूज किया है, देन यूज ही नहीं किया है, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, ये एक हो गया। इफ दी वुमेन, देखो इफ दी वुमेन, इफ शब्द आया तो भैया ये मेरा P है एंड ये मेरा Q है, तो इफ जहां भी है वो मेरा P है, एंड Q जहां, अब देखो देन तो है ही नहीं, तो ये P है तो कॉमन सेंस सर यही Q होगा। सो नाउ इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं बच्चों। सो दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म, P द वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट एंड द Q इज अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। आगे क्या बोला है, चलो भैया सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। नाउ अपने को क्या क्या लिखना है, कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो यहाँ पे कॉन्वर्स भी क्या आएगा, क्योंकि मैं P से Q, मेरा कॉन्वर्स क्या होता है Q से P, Q से P, तो सर Q ये हुआ जो कि सर इसमें भी था पहले ही, तो दिक्कत की बात नहीं है, हमको जो बोला है बस हम लिख देंगे एज इट इज, पहले बाद में क्वेश्चन से मैच करने का और डरने की जरूरत नहीं है। सो देखो आंसर क्या होगा भाई, कॉन्वर्स P से Q का कॉन्वर्स इज Q से P। सो स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमेन इज लिटरेट। इनवर्स बच्चों, निगेशन ऑफ P से निगेशन ऑफ Q, यानी कि ये नहीं तो ये भी नहीं, तो यहां देखेंगे इफ द वुमेन इज नॉट लिटरेट, यानी कि P का नहीं देन Q का नहीं, एंड कॉन्ट्रा इफ ये नहीं देन ये नहीं, यहां पे देखेंगे। सो इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट, बस नॉट लगाना है आपको, जितना मैंने 3 बातें बताई बस उसको फॉलो कर लेना है, दैट्स इट, और कहानी में कुछ भी नहीं है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट खत्म करते हैं। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इज इंक्रीजेस, जब अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है देन प्रेशर इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन बोलना चाहता है।
मेरे लिए ये हो गया बच्चों P और ये हो गया मेरा Q। अब बस तीनों बातें लिखनी है, पहले Q से P के घर जाएंगे, यानी कि इफ दिस देन दिस, फिर इनवर्स, इफ दिस नहीं देन दिस नहीं, देन कॉन्ट्रा, इफ दिस नहीं देन दिस नहीं, एंड तीनों स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख लेंगे, सी एंड कॉन्ट्रा, दैट्स इट। सो ये तीनों के तीनों बच्चों यहाँ पे लिख रखे हैं, आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। देखिए मैंने जो बातें बोली हैं वो एज इट इज बस इंग्लिश में लिख दी है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये बड़ी मेहनत करके आपके लिए रेडी किया है बच्चों। द लास्ट वन, सीधे हम इसको फटाफट फटाफट आंसर में देखते हैं। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, तो ये है बच्चों P, करंट डिक्रीजेस, ये है Q, कॉन्वर्स, इफ दिस देन दिस, इनवर्स, इफ दिस नहीं देन दिस नहीं, कॉन्ट्रा, इफ दिस नहीं देन दिस नहीं, कहानी खत्म। नाउ यू कैन सी हियर एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रा। सो बच्चों ये चारों के चारों है, बहुत 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 चिंदी लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करेंगे एंड बस 3 स्टेटमेंट याद रखेंगे, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव होता क्या है एग्जैक्टली बस बच्चों इतना याद रखें, दैट्स इट। देखिए आप एक चीज याद रखिए, मैथ्स सीखना केवल टीचर को सुन लेना और छाप लेना वो मैथ सीखना नहीं है। मैथ सीखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको खुद डालने होते हैं, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि वीडियो स्टार्ट होने के बाद एक बार आपको कंसेप्ट समझा तो सवाल आपको खुद ट्राई करने हैं, खुद सॉल्व करने हैं, देन वीडियो को रिज्यूम करके खाली चेक करना है मेरा आंसर सही है या गलत है। पहले आप ट्राई करें, कंसेप्ट पहले समझ लें, कंसेप्ट समझ में आया वीडियो को पॉज करें, अपने खुद ट्राई करें, खुद मेहनत करें, हो जा रहा है तो बहुत बेस्ट है, नहीं हो रहा है आप थक जा रहे हैं देन सी सॉल्यूशन देखें फिर उसके बाद, और फिर उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करें ताकि वो आपकी खोपड़ी में एकदम फिट हो जाए। सो ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट्स अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा इसको लॉ से भी जानते हैं, लॉ के नाम से, देयर आर फ्यू लॉज जो हमको यूज करके सम को सॉल्व करना है। अच्छा एग्जैक्टली इनका यूज कहां होगा ना, पहले वो समझते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसा हमने 1.2 जब हमने 1.2 पढ़ा था, तो 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जहां पे हमने प्रूफ किए कि 2 स्टेटमेंट इक्वल है या नहीं, यानी कि ऐसे ये इक्विवेलेंट साइन यूज करके हमने 2 स्टेटमेंट को, एक यहां होता था एक यहां, दोनों को यूजिंग ट्रुथ टेबल का यूज करके इक्वल प्रूफ करके दिखाया। अब यहां पे हमको क्या करना है कि वी हैव टू प्रूफ 2 स्टेटमेंट इक्वल है बट विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, यानी कि ट्रुथ टेबल का यूज नहीं करना है हमको, उसका बिना यूज किए ट्राई करना है प्रूफ करने का कि दोनों इक्वल है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लॉजिक का सबसे टफेस्ट पार्ट बोल सकते हैं, बहुत टफ, डिफिकल्ट नहीं है बट लॉजिक में जो सबसे टफ है वो यही है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि सीईटी के एग्जाम में जब सवाल आएगा ना, पूछ लेगा दिस स्टेटमेंट, सम बड़ा सा स्टेटमेंट देगा, बोलेगा किसके इक्विवेलेंस है, तो देखो वे तो एक है कि हम ट्रुथ टेबल बना लें पूरा और चेक करें, तो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, उसमें बहुत टाइम जाएगा, और बहुत टाइम जाएगा तो बस सीईटी का खेल वही होता है, जितनी एक्यूरेसी और स्पीड में आप मार दें, अदरवाइज टाइम निकल गया तो भाई पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन छूटने लगेंगे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम उस पर टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए लॉ सीख लें। और सेकंड, जब हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे थोड़ी देर नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किट डायग्राम देखने वाले हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें किसी भी सर्किट का अल्टरनेटिव सर्किट देना है, छोटा सर्किट देना है, तो वो सर्किट हम कैसे बनाएं, वो छोटा सर्किट कैसे लाएं, उसमें लॉ का बहुत बड़ा काम है। अब दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को लगता है भाई 10 लॉ हैं, टोटल 9-10 लॉ हैं, जो कि याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब उनको याद रखें, नाम भी याद रखें, बिकॉज एग्जाम में नेमिंग भी करनी होती है, आपने जो यूज किया है उसको लिखो, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो आप कोशिश करेंगे जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा वैसे आप याद कर लें, तो वो आपको इजी पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको चीजें 100% समझ में आएगी। ये जो सबसे टफ पार्ट लगता है लॉजिक का, ये आपको महाचिंदी पार्ट लगेगा कि भाई इसमें कोई दमी नहीं है, एकदम ईजी लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करता हूं मैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, टोटल ऑलमोस्ट 10 हैं, जिसमें से काम के मैं आपको बता देता हूं केवल 3 है, 3 मेन है, बाकी भी है, ऐसा नहीं है, उनको भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन 3 बहुत खास है, वो 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। देखिए किसी भी आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा ना, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, पहले सुनो, हम स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करने से पहले आपको आपका टारगेट क्या है वो ध्यान रखना है कि भाई मेरे को मेरा स्टेटमेंट को छोटा करना है या इस साइड वाले के बराबर प्रूफ करना है, और मैक्सिमम टाइम लेफ्ट हैंड साइड बड़ा होगा, राइट हैंड साइड छोटू सा होगा, वो छोटू सा लाना होगा। तो अपन स्टार्ट कर देंगे बड़े वाले से। स्टार्ट करने के बाद रिड्यूस करने के लिए हमको ये देखना है कि कोई भी 2 सेम स्टेटमेंट
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट दोनों सेम प्रजाति का होना चाहिए। अब ये सेम प्रजाति का क्या होता है, यानी कि मान लो यहाँ पे P है तो उसके बाजू में भी P हो, बस एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव। ये ध्यान रखना है कि भाई दोनों सेम प्रजाति क्यों, P है तो अगला भी P हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नॉट आइदर। एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए और सेम प्रजाति चाहिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन देखते ही हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि उनको ढूंढो जो सेम प्रजाति के। अगर सेम प्रजाति के लोग मिल गए तो देखो दो ही बातें होंगी यहाँ पे, इफ देन और इफ एंड ओनली इफ का कोई लेना देना नहीं, केवल एंड और का लेना देना है। कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल के लिए हमने क्योंकि निगेशन में पढ़ा है कि कंडीशनल एंड में कन्वर्ट होता है उसका उल्टा, और कंडीशनल इक्वल होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू के। तो यानी कि अगर कहीं कंडीशनल और बाई कंडीशनल आ गया तो उसको भी हम एंड और में ले जाएंगे एंड कंप्लीट कर देंगे। तो रिड्यूस करने से पहले, रिड्यूस स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि सेम प्रजाति वाले साथ में है या नहीं। अगर है तो देखो दो बात हो सकती है इनके बीच, या तो एंड होगा और या तो और होगा, तीसरी कोई बात इनके बीच में नहीं हो सकती। या तो एंड दिया होगा या तो और दिया होगा। अब मुझे कैसे अप्रोच करना है समझना, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं बच्चों। मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट, हमको क्वेश्चन का अप्रोच देखना है, लॉ याद नहीं करना है, केवल अप्रोच देखना है। क्वेश्चन आया मेरे सामने, सेम प्रजाति वाले ढूंढो। मान लो मिल गया P निगेशन ऑफ P, या Q निगेशन ऑफ Q, या R निगेशन ऑफ R। तीन स्टेटमेंट दे सकता है कोई भी, चार भी दे देगा कोई दिक्कत नहीं, अपन डरते नहीं। या तो एंड यूज होगा बच्चा लोग, और या तो और यूज होगा। याद नहीं करना, मैं समझा रहा हूं वैसे ही समझना। देखो आप सोचो, एक स्टेटमेंट है P, तो क्या हो सकता है ना, मैंने या तो सच बोल, जैसे मैंने कुछ बोल दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, अब वो स्टेटमेंट या तो सच हो सकता है या तो झूठ हो सकता है। अगर मान लो वो सच है, सपोज मान लो वो सच है यानी कि ट्रू है, तो उसका उल्टा कॉमन सेंस से फॉल्स होगा, या अगर वो फॉल्स है तो उसका उल्टा कॉमन सेंस से ट्रू होगा। अब हो क्या रहा है ना, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दोनों केस में एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। बीच में एंड बैठा है, मेरे को पता है एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो भैया यहाँ पे दोनों ट्रू तो है नहीं, एक तो दोनों में फॉल्स है, इसका मतलब है कि सर इसका अल्टीमेट आंसर फॉल्स ही होना है। बस ऐसे ही सोचना जैसे ट्रू टेबल पढ़ा था कि P एंड निगेशन ऑफ P, बस सेम प्रजाति के एंड है तो F होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि एक अगर ट्रू है तो अगला फॉल्स होना है, ये अगर फॉल्स है तो अगला ट्रू, तीसरा कोई कंडीशन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि सर अगर इन दोनों के बीच में एंड यूज किया तो भी फॉल्स होता है, इन दोनों के बीच में एंड किया तो भी फॉल्स होता है, तो इसका मतलब है कि इसका अल्टीमेट आंसर फॉल्स होगा। और देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था, रिड्यूस होके केवल F बचा, यानी कि छोटा हो गया। मेरा काम यही है छोटा करना, और छोटा करने का सबसे पहला स्टेप सेम प्रजाति के लोगों को ढूंढना, और उनके बीच में या तो एंड, अच्छा या तो और हो सकता है। अगर मान लो और है तो केस तो सेम होंगे, एक ट्रू है तो अगला फॉल्स, एक फॉल्स है तो अगला ट्रू। अब यहां दोनों के बीच में और है, अगर दोनों के बीच में और है तो और का रूल क्या बोलता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो इसका मतलब है कि सर अल्टीमेट आंसर ट्रू मिलना है, क्योंकि एक तो ट्रू दोनों में है। यानी कि सेम प्रजाति वाले अगर दो लोग साथ में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एंड में फॉल्स होगा और में ट्रू होगा, और इस लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो याद खाली इतना रखना है कि भाई इस लॉ का नाम क्या है, तो इस लॉ का नाम है बच्चा लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ। बस इतना ध्यान रखो, आपका काम हो गया। नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो एक चीज दिमाग में क्लिक हो गई कि सर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सोचना है। हाँ, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सोचना है, बस ये देखना है कि दो सेम प्रजाति के हैं या नहीं है। और एक चीज याद रखना, जब भी कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा अगला स्टेप हर बार आइडेंटिटी होगा, हर बार। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन केवल इतना ही थोड़ी जो होगा, P एंड निगेशन ऑफ P, और भी बहुत कुछ दिया होगा उसमें, बड़ा सा स्टेटमेंट होगा, तो इसके साथ कुछ ना कुछ और बचा होगा। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट लगा के फ्री हो गए, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, चार केसेस बनते हैं। P एंड F हो सकता है, P यानी कि देयर इज समथिंग, P जरूरी नहीं है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। P, मैं P एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, P और F, P एंड ट्रू, P और ट्रू, सॉरी एंड ऊपर ले लेते हैं ताकि एक साथ और एक साथ बना रहे। P और ट्रू, P एंड ट्रू, ये चार केस हो सकते हैं, पांचवा केस पॉसिबल नहीं है, समझना बात को। P एंड F, इसकी वजह से F मिला, ये रिड्यूस होके छोटा होगा। अब उसके साथ कुछ तो स्टेटमेंट था, एंड F हो सकता है, और F हो सकता है, और F हो सकता है, एंड F हो सकता है, और T हो सकता है, एंड T हो सकता है। अगर मान लो और F है तो क्या होगा, देखो समझना। देखो ये स्टेटमेंट है P,
अब मेरे को भी पता है P आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब P एक स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। 5-6 स्टेटमेंट भी है तो उनका अल्टीमेट आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। थर्ड केस तो हमारे केस में होता है नहीं है। यहाँ पे भी आइदर ट्रू या तो फॉल्स। सिमिलर बच्चों यहाँ पे आइदर ट्रू या तो फॉल्स। सेम बच्चा लोग यहाँ पे आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। देखो याद नहीं करना पड़ेगा, सुनना जैसे मैं बता रहा हूं। अब अगर ट्रू है, मान लो मैंने सच बोला था, ट्रू और फॉल्स, और है एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो ट्रू। नहीं नहीं नहीं, अगर फॉल्स हुआ, फॉल्स और फॉल्स, सर फॉल्स, तो ये तो लोचा हो गया। सर ट्रू भी मिल रहा है फॉल्स भी मिल रहा है, तो आंसर क्या लिखूं? तो आंसर बच्चों, कहानी डिपेंड किस पे कर रही है? कहानी डिपेंड करती है पी पे, कि पी क्या है। अगर पी ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स होता है। मतलब सारी कहानी सर पी पे डिपेंड करती है, तो पी आएगा। और क्वेश्चन देखो रिड्यूस हो गया और छोटा हो गया। मेरा अल्टीमेट काम क्या है? छोटा रिड्यूस करना। अब समझना, सेम केस नेक्स्ट। देखो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही होता है। सर पी कुछ भी हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, आंसर फॉल्स ही मिलेगा। फिर रिड्यूस हो गया। अब यहां सुनेंगे ट्रू पे, ट्रू और ट्रू, ट्रू होगा। फॉल्स और फॉल्स, अब सुनना, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, और में एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो सर 100% ट्रू ही देगा। अरे 500% ट्रू देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी चाहे जो हो, आंसर ट्रू मिलना है। यहां पे सुनेंगे सब बच्चे, पी अगर ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो कहानी किस पे डिपेंड करती है? पी पे। तो सर 4 बातें और 4 आंसर हो सकते हैं। ऐसा आया तो ऐसा होगा, ऐसा आया तो ये आया तो ये आया तो ये। याद करने की जरूरत नहीं है, खाली ये याद करना है कि पहले सबसे पहला स्टेप सेम प्रजाति वाले ढूंढो, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो, आइडेंटिटी 100% नेक्स्ट स्टेप है, 100% नेक्स्ट स्टेप है। हम सवालों में देखेंगे कि अगला स्टेप वही मिलेगा हमको, और इनको खाली याद रखना है कि भाई इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट है, सेम प्रजाति वाले ढूंढने के बाद तुरंत आइडेंटिटी है, और इसको यूज करना एग्जाम में मैं दिखाऊंगा, मतलब सवालों में मैं यूज करना दिखाऊंगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो ठीक है कि सेम प्रजाति वाले साथ में थे, अगर सेम प्रजाति वाले साथ में है ही नहीं तो बच्चा लाना पड़ेगा। और लाने के लिए 3 काम हो सकते हैं, 3 बातें हो सकती है। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है सेम प्रजाति वालों साथ में लाने के लिए, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होगा। यही 3 यूज होता है, मैंने बोला था ना 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके सामने कहीं ऐसा कुछ आ जाए, साइन अलग अलग, ये ध्यान रखना कि दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। यहां और है तो वहां एंड, यहां एंड है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहां एंड हो और यहां पे और हो। ये दोनों केस की बात कर रहा हूं मैं। तो ये दोनों केस में होगा क्या, ये समझते हैं कि सर क्या होगा। मान लीजिए कि ये P है, ये माइनस P है, R की जगह सपोज माइनस P है। अगर ये दोनों साथ में आ जाए, सेम प्रजाति वाले साथ में आ जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो मैं करूंगा क्या, साइन डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या सर, बचपन में ब्रैकेट ओपन किया है, ओपन कर दो ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे भाई, सपोज ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, तो रूल क्या बोलता है, P इंटू क्यू हो जा, और फिर प्लस P इंटू आर हो जा, बस सेम। ये देखो P और Q, बीच में एंड P और R। आई होप सबको समझा होगा, एकदम चिंदी है। सेम केस यहाँ पे भाई, ये हो गया P एंड Q और P एंड R, दैट्स इट। ओपन हो गए, ओपन हो गए, आ जाएंगे सेम प्रजाति वाले साथ में, काम उड़ जाएगा। फिर लेकिन मान लो बच्चों कि सर ये तो सेम साइन नहीं है, तो सेम साइन आया तो क्या करेंगे। अब तो लोचा है ना सर, आपने अभी बोला कि ये तो सेम साइन नहीं होना चाहिए। सपोज मेरे क्वेश्चन में सेम साइन साथ में, या इस तरीके से खेल, और आर, यहाँ पे सपोज ब्रैकेट इधर ही है, तो इसमें बच्चों हम जो है भाई इस तरीके से ओपन नहीं कर सकते, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा नहीं होगा। यहां ज्यादा से ज्यादा हम ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट को हम यहां से वहां घुमा सकते हैं, और इस लॉ को बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। याद रखेंगे क्या बोलते हैं इस लॉ को, एसोसिएटिव, ध्यान रखेंगे बच्चों, दैट्स एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब केवल ब्रैकेट शिफ्ट होगा, ओपन नहीं होंगे।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भाई P एंड Q और एंड R, और इसको भी सेम शिफ्ट कर सकते हैं P और Q और R, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू है, कहीं यूज नहीं आता, पर पढ़ लेंगे। थर्ड, अब ये ओपन करने में थर्ड, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ठाक। एंड देन नेक्स्ट, सपोज कहीं क्वेश्चन ना बच्चों ऐसे दिया है, पी निगेशन पहले दे दिया है और ये बाद में दिया है, मैं क्या लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म कि भाई पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो अपन इसका चेहरा सुधार सकते हैं। तो इसका चेहरा सुधारते कैसे है ना वो समझना। इसका चेहरा सुधारने के लिए हम इसको फ्लिप कर सकते हैं कि भाई पी तू आगे आ जा, निगेशन पी तू पीछे चला जा, वो बिंदास कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ। तो व्हाट इज दिस कम्यूटेटिव लॉ, कि भैया अगर P एंड Q लिखा है आप इसको बिंदास Q एंड P लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, या P और R लिखा है या Q लिखा है, कुछ भी लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं R और P। सो दैट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव। इंपॉर्टेंट तीन ही है, ये दो फालतू की बातें। अब ये दो के साथ साथ और भी कई है, जैसे मान लो कहीं पे बच्चों P एंड P आ गया, दोनों सेम सेम, तो सर इसको क्या लिखूं, कंफ्यूज नहीं होना है, बिंदास P लिख दो। इसको आइडम्पोटेंट बोलते हैं कि भैया दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड है, दोनों ट्रू एंड ट्रू है या फॉल्स एंड फॉल्स है, तो बात तो एक ही है, ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, फॉल्स एंड फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, तो क्या ही फर्क पड़ना है, क्यों परेशान होना है, लिख दो P आएगा, तो भैया हम उसको रिड्यूस करके P लिख सकते हैं, दैट्स आइडम्पोटेंट। मेन है बच्चों इसके बाद इंपॉर्टेंट है कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, जो कि मैंने निगेशन में पढ़ा रखा हुआ है, तो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल दो इंपॉर्टेंट लॉ है, एंड डी मॉर्गन तीसरा है। डी मॉर्गन भी मैंने ऑलरेडी निगेशन में पढ़ाया, उसी को डी मॉर्गन बोलते हैं, मैं आगे दिखा दूंगा आपको। कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल क्या बोलते हैं, मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। अगर ये कंडीशनल दिया हुआ है बच्चों, सो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ पी, यानी कि निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये मैंने प्रूफ कराया था जब निगेशन सिखाया था। फिर मैंने बोला था इसका निगेशन लिखने से बेटर है इसका निगेशन लिख लो, अल्टीमेटली ये दोनों सेम होते हैं, तो इसको हम कंडीशनल लॉ बोलते हैं। एंड सिमिलरली बाय कंडीशनल की बात आ गई कि भैया ये दे रखा हुआ है, तो इसको वी कैन डायरेक्टली से कि पी से क्यू के घर चलो एंड क्यू से पी के घर चलो, इसके बराबर होता है, सो दैट्स कॉल्ड बाय कंडीशनल लॉ। अब ये इसके बराबर है तो इसको भी लिख देंगे, फिर निगेशन लिखा था हमने, निगेशन में हमने पढ़ा हुआ है, सो ये कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। थोड़ा ध्यान रखें, याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इनको कहीं कहीं सवालों में फंसा देता है, आपको दे देगा और कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर, तो आप वहां पे गिर जाएंगे। सो भाई लेकिन अल्टीमेट ये है कि बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, मेन तीन जो है वो याद करने की कुछ जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, और इनको तो याद ही नहीं करना है, दोनों को कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटी, पर पूरा खेल इन्हीं दो का है। सो स्टार्ट करता हूं बच्चों। अब सवाल मैंने जितना अभी बताया इसको बहुत अच्छे से समझें, आप नहीं समझ आया खुद लिखें और खुद देखें पी एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या, हाँ अच्छा फॉल्स हो रहा है तो पी आया, इसलिए पी आया, यहाँ फॉल्स क्यों आया, यहाँ ट्रू क्यों आया, यहाँ पी क्यों आ रहा है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें और अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप आपको चमकने लगेगा। चला ये देखिए, अच्छा पूरा रामायण यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। सबसे पहले आइडम्पोटेंट सेम है तो मैंने आपको बताया, देन कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन। अच्छा डी मॉर्गन देखेंगे बच्चों, मैंने माइनस आपको सिखाया ओपन करना, इससे ये या इससे ये दोनों यूज कर सकते हैं, आएगा हाँ आगे काम पक्का आएगा, आप किसी दिन माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें एक खास बात और, डिस्ट्रीब्यूटिव में, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव में इससे ये भी लिख सकते हैं इससे ये भी लिख सकते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है कि मैंने ओपन कर दिया और या कॉमन निकाल लिया, तो दिमाग लगाना, कभी कभी ऐसे दिया होगा और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो उस समय मेरे को पी को कॉमन निकालना होगा, तो अपन बिंदास खींच लेंगे बाहर, उसको बाहर खींच ले, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको नाम लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव ही देना है, भले हमने कॉमन निकाला है या ओपन किया है। चलो भाई ओके, देन आइडेंटिटी, मैंने अभी ये दोनों आपको बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन फालतू है, कंडीशनल बाय कंडीशनल, इनको भी ध्यान रखेंगे, कंडीशनल लॉ एंड बाय कंडीशनल मैंने दिखाया आपको, इसको ये क्यों बोलते हैं, ये सब हमने निगेशन में प्रूफ कर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब मैं सवालों पे आता हूं, सवाल स्टार्ट करता हूं कि भाई हम सवालों को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। चलो अच्छा उससे पहले ना बच्चों ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने प्रीवियस इसमें करा हुआ है, ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बोलता है कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। देखो विदाउट यूजिंग इफ देन, आ जाओ यहाँ पे, कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, ये इफ देन है, इफ देन को अगर मुझे इफ देन हटाना है तो मैं उसको और में ले चल सकता हूँ, बस और में ले चल सकते हैं, ले जाने में क्या होगा, पी का निगेशन और क्यू हट गया इफ देन, तो वो यही बोल रहा है कि इफ देन हटा के लिख दो, बड़ा चिंदी सा सवाल है, कर लेते हैं फटाफट। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, तो जैसे मैं इसको देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इफ देन हटाना है, पहले समझो ये इफ देन में मैं इसको ना सिंबॉलिक फॉर्म में ले चल रहा हूँ, तो मेरा पी क्या हो गया, इफ अ मैन इज जज,
अ मैन इज अ जज। क्यों क्या है? ही इज हॉनेस्ट, ही इज हॉनेस्ट। तो भैया अगर मैन जज है तो वो हॉनेस्ट है, ऐसा वो बोलना चाहता है। मुझे बोला इफ देन हटा दो, तो मुझे पता है कि अगर मैं पी से क्यू के घर जा रहा हूं तो मैं इसको बिंदास लिख सकता हूं निगेशन ऑफ पी और क्यू। आपको नहीं समझ रहा, ट्रुथ टेबल बनाओ, देखना दोनों सच होते हैं। मैंने कराया भी है, पर आप खुद भी प्रूव कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो। चलिए अब मुझे इसमें लिख देना है, तो इफ देन हट जाएगा। चलो लिखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? निगेशन ऑफ पी, पी का उल्टा, यानी कि अ मैन इज नॉट जज। अ मैन इज नॉट जज, नॉट नॉट नहीं, नॉट जज लिख दीजिए। और नो देन हट गया, इफ हट गया देन हट गया, और क्यू, क्यू ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। दैट्स इट, कहानी खत्म। बस इतना सा आंसर था। इफ देन हटा दिया मैंने। अब अगला मेरे को लगता है इसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे बच्चों, देख लेते हैं। so, जैसे सेकंड बोला है इफ 2 इज रैशनल नंबर देन रूट 2 इज इरैशनल। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है इफ हटेगा, इसका उल्टा 2 इज नॉट अ रैशनल, नॉट अ रैशनल नंबर, देन हटा जाएगा, और रूट 2 इज रैशनल, इरैशनल। इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमारी कहानी क्या बोलती है? हमारी कहानी बोलती है अगर पी से क्यू के घर जा रहे हैं तो ये बराबर होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू के। तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल है, तो इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है। सो रूट 2 इज इरैशनल, इरैशनल नंबर। दैट्स इट। थर्ड देख लेते हैं फटाक से अभी इसी बात पे। इफ एफ ऑफ 2 इज 0, एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर 0 है, देन फंक्शन इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स है यानी कि फंक्शन है वो x माइनस 2 से डिवाइड होगा। मुझे क्या लिखना है? इफ देन हटाना है, यानी कि इसका नॉट का मतलब बच्चों हुआ एफ ऑफ 2 इज नॉट 0, और देन हट जाएगा, और ये एज इट इज एफ ऑफ एक्स, चिंदी है, खाली देख के कॉपी करना है, इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। दैट्स इट, कहानी खत्म। फालतू क्वेश्चन था, एकदम टाइम पास था। एग्जाम में नहीं बनता बहुत ज्यादा इससे सवाल, लेकिन कर लें आप, तब भी नसीब अच्छा रहा तो एक आधा मार्क के लिए आ जाए कहीं ना कहीं। चलिए मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, असली कहानी भाई लॉ यूज करने की। जो हमने अभी लॉ में पढ़ा ना, इतना ज्ञान आज जो स्टार्ट से अब तक लेक्चर में देखा, यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। मैं क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पहले कर रहा हूं, पहले नहीं कर रहा हूं, करूंगा सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि अप्रोच आपका बिल्ड कर पाऊं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है ये प्रूफ करना है इक्वल है पी के, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, राइट हैंड साइड छोटू सा है, तो भैया कॉमन सेंस है, मैं स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। P और Q ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, एंड P और निगेशन ऑफ Q। नाउ अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था पहले ही, सबसे पहला काम क्या है? सेम प्रजाति के लोगों को ढूंढना। अब देखो कोई भी सेम प्रजाति वाला नहीं है, ये भी सेम प्रजाति के नहीं है, तो अब मेरा काम क्या है? सेम प्रजाति वालों को साथ में लाना। तो अब ढूंढते पहले सेम प्रजाति वाले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कहां है? तो देखो इधर Q है, इधर निगेशन Q है, ये दोनों सेम प्रजाति के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये साथ में आ जाए तो मैं कॉम्प्लीमेंट से रिड्यूस करूंगा, आइडेंटिटी से और छोटा करूंगा, खेल खत्म। कैसे लाए? कैसे लाने के लिए देखो 2 ब्रैकेट है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का वो वाला पार्ट है, उस साइड वाला। देखो थोड़ा पीछे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो ये वाला पार्ट है, हमको ये बनाना है फास्ट। चला, हाँ जी भाई क्या करूं? कॉमन ने खींच लूं। देखो इन दोनों में कौन कॉमन है? यहाँ पे देखो सेम है, वही चीज यहाँ पे। अगर मैंने दोनों में से कॉमन खींच लिया तो कॉमन खींचते ही क्या हो जाएगा भाई? P और बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? Q एंड निगेशन ऑफ Q। अब हुआ क्या? सेम प्रजाति वाले आ गए साथ में। अगर सेम प्रजाति वाले साथ में आ गया तो मेरा काम निपट गया। अब मैं क्या करूं? देखो मेरे को लॉ याद नहीं है, मैं भूल गया। यहाँ पे क्या किया मैंने? ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव का पार्ट है, ये नाम याद है मेरे को, हाँ कि चलो अब मेरे को याद नहीं है वो लॉ क्या था, कॉम्प्लीमेंट कुछ तो था, पर याद नहीं आ रहा है क्या था। तो अब मैं सोचूंगा, सपोज ये ट्रू है तो भैया उसका उल्टा फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। तो एक चीज समझ गया सर, एक ट्रू है एक फॉल्स है, बीच में एंड है, तो मेरे को पता है अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है बीच में एंड है तो हमेशा फॉल्स होता है, क्योंकि दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा। तो इसका मतलब है कि सर मेरा काम हो गया, मेरे को नहीं भी याद है कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो मैं लिख लूंगा और इसको मैं लिखूंगा P, और ये बन गया मेरा फॉल्स। समझ में नहीं आया स्टॉप करना, लिख के देखना, तब आगे बढ़ना। इसका नाम है बच्चा लोग
कॉम्प्लीमेंट लॉ। लॉ लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आगे आपको आंसर के रीजन देना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। और मैंने आपको बताया है अगर कॉम्प्लीमेंट लगाए तो अगला स्टेप आइडेंटिटी होगा। अब सोचो, सपोज मेरे को नहीं याद है आइडेंटिटी भी, तो इसके दो आंसर, आइदर ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होता है। तो कहानी किस पे डिपेंड करती है? पी पे, तो बस मेरा पी आंसर होगा। और वैसे भी नहीं आया तो क्या भाड़ में, मेरे को तो वही चाहिए, मैं तो सीधे लिख दूंगा यही आना ही आना है, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ये आ गया बाय आइडेंटिटी। आई होप चमक गया होगा बच्चा लोग, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहानी खत्म, कुछ टफ नहीं था, माँ चिंदी सवाल है, बस एक एक चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, रट्टा नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है उड़ा देंगे। और मैं बता रहा हूँ भाई बहुत अच्छे से कर लो, सीईटी के सवालों में जब मैं आऊंगा ना तो इससे अपन धक्का धक उड़ाएंगे सवालों को, ठीक है। जितने भी लेक्चर है भाई अच्छे से देख लो ताकि सीईटी आपको चमके। चलिए पहले 3 कर रहे हैं, फिर मैं 1 पे आ जाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा थर्ड देखो बहुत ही बड़ा है भाई, 3 स्टेटमेंट जो है ब्रैकेट में दे रखे हैं और इक्विवेलेंट प्रूफ करना है पी और क्यू के। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से, समय वेस्ट न करते हुए। पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये बच्चों हमारा स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ करना है पी और क्यू के इक्वल। अब देखो फटाफट फटाफट सेम प्रजाति वाले ढूंढते हैं। तो सेम प्रजाति वाले कहाँ हैं? एक में भी ब्रैकेट में साथ में नहीं है, साथ में लाते हैं। अब मेरे को दिख रहा है कि सर ये दोनों अगर साथ में आ जाए तो सेम प्रजाति, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मेरा काम हो जाएगा। लाते हैं, ले आते हैं। तो मैं क्या करूँ सर, उसके साथ कौन है? ये दोनों है, खींच दो दोनों को कॉमन। अब सर किधर खींचूं, बाहर खींच, इस तरफ या इस तरफ? तो बेटा कहीं भी खींच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक काम कर वहां खींच ले, या इसका चेहरा सुधार ले, क्यू को आगे ले ले फिर बाहर खींच ले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता भाई, पहले इसको क्यू मुंह सुधार दिया, मैंने बोला तू एक काम कर भाई चेहरा सुधार ले, इसका भी सुधार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चेहरा सुधारने का काम कौन करता है? कम्यूटेटिव करता है, बस इतना ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमको रीजन देना पड़ेगा कि सर ये हमने क्या किया, तो हमने कम्यूटेटिव यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या सर, इन दोनों में कॉमन है, खींचो फटक से बाहर, तो क्यू एंड बाहर आ जा, पी और निगेशन ऑफ पी तू अंदर बच, और बाजू वाला तो भाई उसको बेटर रहने देना, उसको हाथ नहीं लगाना अभी फिलहाल। यहाँ पे हमने बाहर खींचा, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया। बच्चों ये लिख लिया करो आप। अब मैं देखूंगा सेम जाति वाले बीच में, और है मेरे को तो याद है टी होता है, क्या होता है? टी। पर आपको नहीं याद है तो मैंने बता रखा है कैसे करना है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको मेरे साथ साथ, मेरे को पूरा ट्रस्ट है। और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और मेरे को पता है अगला स्टेप कॉम्प्लीमेंट के बाद हर बार आइडेंटिटी होना है। एंड है, सोचते हैं आइदर ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, सोचो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है। तो कहानी किस पे डिपेंड करती है? क्यू पे, तो भैया क्यू आ जाएगा। और बचा कौन है? ये बाजू में बैठा है। अब यहाँ पे हो गया आइडेंटिटी। अब समझो, थोड़ा सा समझना, क्या मेरा आंसर आ गया? नहीं नहीं सर अभी थोड़ा बाकी, थोड़ा बाकी। तो क्या करूं सर, मेरे को फिर से दिख रहा है कि ये दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और सेम प्रजाति के, तो हाँ सही है। तो एक काम करते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो फिर से अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा Q और P, एक ब्रैकेट दिस और दिस, एंड Q और निगेशन ऑफ Q। यहाँ पे फिर से मैंने क्या कर दिया, देखो कहानी रिपीट हो रही है बच्चों, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। अगला कॉम्प्लीमेंट, और है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और है ट्रू होता है, ठीक है भैया याद हो गया, अब तो ट्रू होता है Q और P। कॉम्प्लीमेंट लग गया बच्चा लोग। नेक्स्ट स्टेप, कॉम्प्लीमेंट के बाद अपने को पता है आइडेंटिटी लगना है, आइडेंटिटी लगना है तो मैं इसको क्या लिख दूं? अच्छा क्या करना है, मेरे को तो आंसर ही वही चाहिए, आ गया मेरा आंसर। तो नहीं भी आ रहा है तो अपन छाप देंगे। तो क्या बचा? Q और P, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? P और Q, मुंह सुधार दिया मैंने, P और Q। तो यहाँ पे दो चीजें कर दी मैंने बच्चों, आइडेंटिटी यूज की एंड साथ साथ कम्यूटेटिव यूज कर दिया, और भाई आंसर आ गया मेरा राइट हैंड साइड के बराबर। आई होप सबको समझा होगा। ये 2 क्वेश्चन क्लियर है तो समझ जाओ लॉ क्लियर हो गया, आपको याद हो गया, अब दम नहीं है सवालों में। इसका जो 4th क्वेश्चन है ना वो तो निगेशन पे बेस्ड है, उसमें तो लॉ लगना ही नहीं है। देख लेते हैं हम उसको भी, पहले उससे फर्स्ट देखते हैं बच्चों। पहले जो है हम हाँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, हाँ जी भाई, सो प्रूफ करना है बच्चों। यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे बाय कंडीशनल यूज हुआ है, ये छोटा है ये बड़ा है,
तो आप इससे या तो ये प्रूफ करो या इससे ये, तो पर इजी क्या है क्योंकि हमको बाई कंडीशनल लॉ पता है, तो मैं स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा। इस बार अपन छोटे से बड़ा ही प्रूफ करेंगे, स्टार्ट लेफ्ट से लेकिन करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है बच्चों लोग, लेफ्ट हैंड साइड बोलता है P इफ एंड ओनली इफ Q। तो पहले याद करो मैंने कंडीशनल और बाय कंडीशनल में क्या सिखाया। बाय कंडीशनल में ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है P से Q के घर चलना एंड Q से P के, ये होता है भाई हमारा बाय कंडीशनल को ओपन करना। अब कंडीशनल और एंड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ P और Q। देखो पहले वाले का नेगेटिव और दूसरा वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ Q और P, और बीच में कौन बैठा है, एंड बैठा है। हो गया, मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया बच्चों, बाय कंडीशनल लॉ। ये सब लिखना पड़ेगा इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, सब नहीं याद करना है लेकिन कुछ चीजें याद करनी है। यहाँ क्या यूज किया बच्चों, कंडीशनल लॉ। मुझे पता है कि ये इसके बराबर होता है लेकिन लिख के दिखाओगे क्यों बराबर होता है, ये कंपलसरी पार्ट है। अब नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है ये इसके बराबर है, तो देखो लगभग लगभग मेरे को लगता है आ गया। बच्चों समझना, थोड़ा समझना, मुझे P और Q साथ में चाहिए, ये P ये Q, ठीक है। निगेशन ऑफ P निगेशन, ये दोनों एक साथ चाहिए, ये दोनों एक साथ चाहिए। तो अब ऐसा नहीं कि मैं ब्रैकेट ही शिफ्ट कर दूं, बिकॉज साइन अलग अलग है। साइन सेम होता तो तुरंत फटाफट मुंह सुधारते, ब्रैकेट चेंज करते, खत्म। पर दिक्कत ये कि यहाँ एंड है, इन दोनों के पास और है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि ब्रैकेट शिफ्ट कर दो। तो करूँ क्या सर, तो थोड़ा ना सोचो सेंसिबली, मुझे जो जो साथ में चाहिए। तो यहाँ क्या है, साइन अलग है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकता हूँ, पर कब, जब मैं सोचूं कि ये सपोज पूरा आर है, सपोज ये पूरा आर है, तो ये दिखेगा ही नहीं मुझे, मुझे केवल आर दिखेगा। तो ये आर एंड, तो ये मुझे पता है, अरे सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। अगर आ गया तो बेटा अप्लाई करते डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या हो जाएगा देख, आर आर एंड माइनस ऑफ क्यू, अच्छे से समझना, आर एंड माइनस ऑफ क्यू और आर एंड पी, ओपन हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव से। लेकिन आर की जगह कौन है, आर नहीं है, वो तो ये है। तो मतलब मुझे आर सर चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी भाई, आर की जगह खाली क्या आ जाएगा बच्चों, देखना, आर की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ पी और क्यू, ये आर की जगह यहां आ गया। और सिमिलरली अगर मैं यहां करूंगा तो यहाँ पे आर की जगह भी सेम चीज आएगी, बिकॉज आर की वैल्यू कौन है, आर की वैल्यू है, पूरा रफ करके थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं बच्चों, इट इज माइनस ऑफ पी और क्यू एंड पी। ये हो गया एक ब्रैकेट, ये पूरा एक ब्रैकेट। अब सर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे मैंने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या यूज किया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब क्वेश्चन में दमी नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्या है, माइनस है। फिर से देखो साइन अलग, लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ भी लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव, खत्म हो जाएगा। चलो अब स्पीड बढ़ाते हैं। अब मैं यहीं से ओपन कर रहा हूँ, मुंह सुधारने की कोई जरूरत नहीं। अब आप बड़े बच्चे हो गए, अच्छे हो गए। P एंड निगेशन ऑफ Q सबको दिख रहा होगा, और Q एंड निगेशन ऑफ Q। इससे क्या हुआ सर, सेम प्रजाति वाले साथ में आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और यहाँ देख लेते हैं फटाफट, अगले में क्या भाई, यहाँ पे हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड P और Q एंड P। अब मेरे को लग रहा है कि आपको फील आने लगा होगा कि आंसर सर आने वाला है। क्यों आने वाला है, देखो Q और एंड मतलब फॉल्स होता है, तो सर यहाँ पे फॉल्स आया। अरे बच्चा 100% फॉल्स आया, बीच में और है, ये क्या है, माइनस ऑफ P एंड माइनस ऑफ Q। चलो नेक्स्ट यहाँ पे, और अब देखो सेम प्रजाति, यहाँ भी एंड, तो सर ये भी फॉल्स होगा। आपको पता है कौन सा लॉ यूज हो रहा है, Q एंड P। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फटाफट, फॉल्स और एनीथिंग, सिंपल है, क्या करना है, आंसर ही चाहिए भाई। ये देखो इधर है, ये इधर है, बस लिख दो, गायब कर दो एफ, आइडेंटिटी बोल देना। सो ये क्या हो गया, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ और इसका भी मुंह सुधार दे रहा हूँ। P एंड Q लिख दिया, बीच में और है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कई चीजें यूज कर ली, कम्यूटेटिव यूज कर लिया, आइडेंटिटी से F गायब हो गए। तो भैया अपन ने आइडेंटिटी अप्लाई की, और आइडेंटिटी के साथ साथ बच्चों कम्यूटेटिव यूज किया मुंह सुधारने के लिए, और कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सो आई डोंट थिंक टफ तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा मेहनत है, टफ नहीं है पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें कोई लॉ नहीं लगना है, सीधे सीधे माइनस ओपन करो, बिकॉज सर इस पूरे ब्रैकेट के आगे उसने माइनस फेंक रखा है। ये क्वेश्चन निगेशन का है, इधर प्रूफ में दे दिया है, पर ये कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल है, तो अपन कर सकते हैं आइदर निगेशन से या लॉ से। अगर मैं इसको निगेशन से ओपन कर दूं, खाली देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना बच्चों, अगर मैं इसको निगेशन से ओपन कर दे रहा हूं, तो मैंने पढ़ा हुआ है निगेशन ऑफ P से Q के घर जाने का होता है पहला वाला एज इट इज, बीच में एंड, दूसरे वाले को माइनस।
तो देखो बच्चों पहला वाला एज इट इज, बीच में एंड, दूसरे वाले को माइनस। तो यहाँ पे तो मैंने लॉ कोई नहीं यूज किया, पर मैंने यूज किया है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। लिख लेंगे सब बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है भाई लिखना कि हमने क्या यूज किया। अब ये देखो, आई थिंक यही तो चाहिए, बस सेकंड वाले में सर माइनस बैठा है बाहर, कर दो उंगली, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं क्योंकि आंसर आ गया। एंड जैसे ही माइनस से ओपन करोगे, ये क्या है, एंड है, एंड और होता है और माइनस से मल्टीप्लाई, जैसा जो नॉर्मल मैंने सिखाया था आपको। तो ये माइनस पी और प्लस क्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये था निगेशन ऑफ एंड, एंड यानी कि बच्चों कंजंक्शन, बस, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो एकदम चिंती था, इसमें कोई लॉ नहीं लगा, बिना लॉ के हो गया। हाँ भाई बिना लॉ के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 100% राइट है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपका 100% क्लियर हो गया, लॉ एकदम क्लियर हो गया होगा। सीईटी के सवालों में बहुत मदद करेगा, स्पीड वहां पे हमारी बहुत बढ़ जाएगी अगर आपका ये वीडियो एकदम क्लियर है। तो सीईटी के सवालों में आपको 100% मजा आने वाला है। तो बच्चों यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। सब खुश रहें, बहुत अच्छे रहें, अच्छा अपना ध्यान रखें। एंड अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम सर्किट डायग्राम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। सो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।